चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में जहां सिर्फ कुछ सदियों के अंदर ही एक पूरी की पूरी सभ्यता ने अपना रूप ही बदल लिया। ये कहानी है एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की, जिसके निशान आज भी हम पर दिखाई देते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? मतलब कैसे एक समाज जो कबीलों में बटा हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, वो अचानक से बड़े बड़े राज्यों में तब्दील हो गया। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें दो युगों को आमने सामने रखकर देखना होगा। एक तरफ है ऋग्वैदिक काल, जो पूरी तरह से पशुओं पर निर्भर था, कबीलाई था, और दूसरी तरफ है उत्तरवैदिक काल, जो खेती पर, राज्यों पर आधारित था। इन दोनों के बीच समय का फासला भले ही कुछ 100 सालों का हो, लेकिन इनकी बनावट में जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी, वो कौन सा एक बड़ा बदलाव आया जिसने इस पूरे कायापलट की शुरुआत कर दी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी शुरू होती है 1500 ईसा पूर्व के आसपास, जब ऋग्वैदिक समाज सप्त सिंधु यानी आज के पंजाब और आसपास के इलाके में बसा था। और फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व में आता है एक गेम चेंजर, लोहे की खोज। इसी के साथ आर्य पूरब की तरफ गंगा के मैदानों में बसने लगे, और देखते ही देखते 600 ईसा पूर्व तक बड़े बड़े राज्य खड़े हो चुके थे। अब देखिए यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये भूगोल और अर्थव्यवस्था का सीधा कनेक्शन। ऋग्वैदिक लोग सप्त सिंधु में थे, जहां पशु चराना ही मुख्य काम था। लेकिन जब वो लोहे के औजार लेकर गंगा के उपजाऊ मैदानों में पहुंचे, तो घने जंगलों को साफ करना और गहरी जुताई करना मुमकिन हो गया। बस इसी एक चीज ने पूरी अर्थव्यवस्था को पशुपालन से उठाकर स्थायी खेती पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसी स्थायी खेती से, इसी जमीन से जुड़ाव से जन्म हुआ जनपदों का। शब्द को तोड़कर देखिए, जन यानी कबीला और पद मतलब पैर, पैर रखने की जगह। ये पहली बार था जब कबीलों ने किसी एक जमीन के टुकड़े पर अपना पक्का हक जमाया, और यहीं से क्षेत्रीय राज्यों की नींव पड़ी। अब जब अर्थव्यवस्था बदल रही थी, तो जाहिर है सत्ता का खेल भी बदलना ही था। चलिए देखते हैं कि कैसे राजनीति कबीलाई मुखियाओं के हाथ से निकलकर ताकतवर राजाओं के पास पहुंच गई। देखिए, ऋग्वैदिक काल में राजा, जिसे राजन कहते थे, वो असल में अपने कबीले का रक्षक था, उसका मुखिया था, और उसकी शक्तियों पर सभा और समिति जैसी संस्थाओं का कंट्रोल रहता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सब कुछ बदल गया। राजा अब पूरे इलाके का मालिक बन बैठा। ये कहा जाने लगा कि उसे तो देवताओं से अधिकार मिले हैं, और सभा समिति जैसी संस्थाएं बस नाम की रह गईं। तो राजा की ये नई पावर आई कहाँ से? देखिए, एक तो राजपद अब खानदानी हो गया, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। फिर राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। और तो और अब एक प्रॉपर सिस्टम बन गया था। टैक्स वसूलने के लिए भागदुख और खजाना संभालने के लिए संग्रहित्री जैसे अफसर भी आ गए थे। मतलब एक फॉर्मल ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत हो चुकी थी। राजनीति में जो कुछ भी हो रहा था, उसका असर सीधे सीधे समाज पर पड़ना ही था। एक बिल्कुल नई सामाजिक व्यवस्था बन रही थी, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त थी। और यहाँ सबसे बड़ा बदलाव आया वर्ण व्यवस्था में। पहले, मतलब ऋग्वैदिक काल में, ये सिस्टम काम पर आधारित था, काफी लचीला था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित हो गया। समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये बंटवारा बहुत कठोर था। इस सामाजिक बदलाव का एक और बहुत गहरा असर महिलाओं की स्थिति पर भी पड़ा। जैसे जैसे समाज खेती और जमीन के मालिकाना हक पर टिका, पितृसत्ता मजबूत होती चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि ऋग्वैदिक काल में जहां महिलाओं को सम्मान मिलता था, वे सभाओं में जाती थीं, वहीं उत्तर वैदिक काल में उनके सारे राजनीतिक अधिकार खत्म हो गए। समाज में उनकी हैसियत कम हो गई, और उपनयन संस्कार पर रोक लगने से शिक्षा के रास्ते भी बहुत सीमित हो गए। ये सिर्फ नाम नहीं है। अपाला, विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा, ये वो विदुषियां थीं, वो कवयित्रियां थीं जिन्होंने ऋग्वेद के श्लोकों को रचा था। इनकी आवाज अपने आप में एक जीता जागता सबूत है कि ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं का बौद्धिक और सामाजिक दर्जा कितना ऊंचा था। जब समाज और राजनीति बदल रहे थे, तो भला लोगों की आस्था, उनके भगवान, वो कैसे अछूते रहते? चलिए देखते हैं कि धार्मिक मान्यताओं और पूजा पाठ के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए। देवताओं की दुनिया में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ। ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि जैसे देवता सबसे अहम थे।
जो कि प्राकृतिक ताकतों के प्रतीक थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति यानी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यानी शिव ये त्रिदेव प्रमुख हो गए। और इसके साथ ही पूजा पाठ का तरीका भी बिल्कुल बदल गया। पहले यज्ञ बहुत सीधे साधे होते थे, जिन्हें घर का मुखिया ही कर लेता था। लेकिन अब यज्ञ बहुत बड़े, सार्वजनिक और इतने जटिल हो गए कि उनके लिए खास तौर पर प्रशिक्षित ब्राह्मण पुरोहितों की जरूरत पड़ने लगी। जाहिर है, इन जटिल रिचुअल्स ने राजाओं और पुरोहित वर्ग दोनों की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो हमने देखा कि कैसे कुछ ही 100 सालों में समाज पूरी तरह से बदल गया। इस वैदिक काल के बदलावों ने आने वाले हजारों सालों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की नींव रखी। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? एक घूमने फिरने वाला समाज खेतीबाड़ी करने वाला समाज बना। कबीलों की जगह राज्यों ने ले ली। समाज का ढांचा काम के बजाय जन्म के आधार पर सख्त हो गया। महिलाओं की आज़ादी और सम्मान में कमी आई और धर्म पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गया। ये वो बड़े बदलाव थे जिन्होंने भारत के आने वाले कल को एक शक्ल दी। और आखिर में एक बड़ा सवाल, इस वैदिक परिवर्तन ने बेशक शास्त्रीय भारत की नींव तो रखी, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ तरक्की कह सकते हैं, या फिर ये एक ऐसे कठोर सामाजिक भेदभाव की शुरुआत थी जिसकी जड़ें आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।